हेलो एस्पायरेंट। एनसीईआरटी की सीरीज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम एनसीईआरटी कवर कर रहे थे। हमने क्लास 7th ज्योग्राफी शुरू की थी, उसके हमने 2 चैप्टर एक वीडियो में कवर किए थे। आज हम उसी का तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा चैप्टर जिसका नाम क्या है, हमारी बदलती पृथ्वी। ये चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर को हम कवर करेंगे। हम इसमें देखेंगे कौन से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन जो केवल एक स्टेटमेंट को क्लास 7 की एनसीईआरटी से कवर किया गया हो और बाकी के स्टेटमेंट जो हैं वो क्लास 11th या 12th की ज्योग्राफी से पूछे गए हों। तो चलिए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है सबसे पहले क्या मिलेगा, स्थल मंडल क्या है, अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिसे स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। तो ये कोई चीज ऐसी नहीं जो हमें याद रखनी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस मैंने एक चीज बताई आपको कि स्थल मंडल क्या है। जैसे ये पृथ्वी हो गई तो इसके ऊपर का स्थल मंडल ये कई भागों में विभाजित है और प्रत्येक भाग मतलब जितनी प्लेटों में विभाजित है सब क्या कहलाती है, हर एक प्लेट स्थल मंडलीय प्लेट कहलाएगी। अगर कहते हैं ये प्लेट क्या होती है, हमेशा धीमी गति से घूमती रहती हैं। अब जब ये प्लेट घूमेंगे तो पृथ्वी के अंदर मैग्मा भी है, तो मैग्मा भी घूमेगा, इसी के साथ में क्या होता है वो मैग्मा घूमता रहता है। आगे क्या कहता है, अब जब प्लेट घूम रही है, मैग्मा घूम रहा है, तो इससे क्या होता है कि जो पृथ्वी के ऊपर आकृतियां हैं वो बदलती रहेंगी भाई। क्योंकि अगर मान लीजिए कि मैग्मा बाहर निकलता है, तेजी के साथ निकलता है, तो क्या होगा, लावा दूर तक बह जाएगा। तो ये चीजें होंगी। तो क्या कहता है कि प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, परिवर्तन होता है। यह बताता है कि जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। यानी जैसे ये पृथ्वी है, अब इसके अंदर जो बल लग रहा है इसकी वजह से कोई चीजें बदली तो इसको अंतर्जनित बल कहेंगे। लेकिन यही बल जब बाहर लगता है क्या कहते हैं, अंतर्जनित बल क्या होता है, कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। इसके उदाहरण क्या है, भूकंप और ज्वालामुखी क्या होते हैं, अंतर्जनित बल के कारण। क्योंकि भूकंप जब आता है तो उसका केंद्र कहाँ होता है, जमीन के अंदर होता है। ज्वालामुखी तो ज्वालामुखी आता है तो अंदर के लावा की वजह से आता है। तो यानी भूकंप और ज्वालामुखी क्या है, पृथ्वी के अंतर्जनित बल के कारण घटित होने वाली घटनाएं हैं। तब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतर्जनित बल के कारण कौन कौन सी घटनाएं या स्थलाकृतियां घटित होती हैं। तो जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, भूस्खलन हो गया। तो अगर कोई भी स्थलाकृति भूकंप से बनती हो तो अंतर्जनित बल से बनेगी, ज्वालामुखी से बनने वाली स्थिति वो भी अंतर्जनित होगी और भूस्खलन से भी होगी। और इसी के साथ एक बल होता है अंतर्जनित बल का ही प्रकार है पर्वत निर्माणकारी बल। तो यानी पर्वत कैसे बनते हैं, ये मान लीजिए दो चीजें हो गई, तो अब ये आपस में क्या होगा, अंदर से टकराएंगी, ये ऊपर उभार होता जाएगा। अब जो ऊपर उभार होगा तो क्या होगा, पर्वत बनेगा। तो अंतर्जनित बल में कौन कौन आता है, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन और पर्वत निर्माणकारी बल। वहीं बहिर्जनित बल में क्या क्या आएगा, नदी का बहता जल, बाहर की आकृतियां, नदी क्या करेगी भाई, ये जल बह रहा है, ये किसी आकृति पर बार बार टकराएगा, उसका अपक्षय या पर्दन कर देगा। उसी तरह समुद्री तरंग, उसी तरह से हिमनद। ये चीजें हो गई। आगे क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा किसके बारे में, ज्वालामुखी के बारे में। अब ज्वालामुखी के बारे में क्या देखना है, क्या कहेगा कि स्थल मंडलीय प्लेटों की गति पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। ठीक है, यह कंपन क्या कहता है, पृथ्वी को चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। अब यहां से सबसे ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या है कि भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। यानी उद्गम केंद्र किसे कहते हैं, जहां से भूकंप आरंभ होता है। फिर आगे क्या कहता है कि उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। भैया ये देखिए, यहां से अगर भूकंप आरंभ हुआ तो इसे कहेंगे उद्गम केंद्र। अब इसी के ऊपर कौन सा स्थान होगा, जहां से क्या होता है, क्या कहता है, उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, यानी अधिकेंद्र कहेंगे। फिर क्या कहते हैं, अधिकेंद्र से कंपन क्या होता है, बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करते हैं। ये चीजें हो गई। अब क्या कहता है, अब कहता है कि अगर सर्वाधिक हानि कहाँ पे होगी, अधिकेंद्र के निकट होगी, यानी अधिकेंद्र के पास में सर्वाधिक हानि होगी और उससे दूरी बढ़ती जाएगी तो क्या होगी, हानि भी घटती जाएगी। ये चीजें हो गई। अगला सबसे इंपॉर्टेंट लिखा है, ये जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कहाँ से क्वेश्चन, ये जो लिखा है बॉक्स में, क्या आप जानते हैं कि भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, 3। कौन कौन सी, पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे। यानी जो पी तरंगे हैं प्राइमरी वेव्स है, उन्हीं को अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। यानी पी को ही अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं, एस को ही अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं और एल को पृष्ठीय तरंग कहते हैं, सरफेस वेव्स कहते हैं। तो इतना याद होना चाहिए हमें बिल्कुल। अनुदैर्घ्य तरंग पी तरंग, अनुप्रस्थ तरंग एस तरंग और पृष्ठीय तरंग एल तरंग। ये चीजें हो गई। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या मिलेगा, आगे बताया गया फिर एक बॉक्स बना है, सबसे इंपॉर्टेंट बॉक्स। यहाँ पे क्या लिखा है, क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि भूकंप का जो मापन होता है वो एक भूकंप लेखी यंत्र के द्वारा होता है। अब जो भूकंप की तीव्रता मापते हैं वो रिक्टर स्केल पे मापते हैं, यानी भूकंप कितना तीव्रता है, यानी 7.4 मैग्नीट्यूड कितना तीव्र है, तो हम कैसे मांगेंगे, ये मांगेंगे रिक्टर स्केल से। फिर क्या कहता है कि अगर 2.0 से कम है तो उसका प्रभाव लगभग नगण्य होता है, लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होगा। ये चीजें हो गई भूकंप के बारे में। अब भूकंप के बारे में जो इतनी चीजें हमने पढ़ ली, तब इसके बारे में हम क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या पूछा गया। जैसे
क्वेश्चन कहा कि रिक्टर पैमाने का उपयोग कहाँ होता है। भैया साफ साफ मैंने आपको क्या पढ़ा है, रिक्टर स्केल पे भूकंप की तीव्रता मापते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, भूकंप की तीव्रता मापने में। आप बताइए क्लास 7 की ज्योग्राफी से ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे स्टेट पीसीएस के एग्जाम में तो क्या होगा। अगर ये क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं तो फिर आप कंपटीशन में नहीं या दूर दूर तक रेस में नहीं दिखेंगे। तो जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा रहा है लाइन बाई लाइन के रिक्टर पैमाने का उपयोग कहाँ होता है, भूकंप की तीव्रता मापने में, बिल्कुल सही बात, ये हो गया। अगला क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर वह स्थान जो भूकंपी तरंगों को सबसे पहले रिकॉर्ड करता है। तो भैया सबसे पहले कहाँ पे आता है, केंद्र के पास तो उद्गम होता है, लेकिन सबसे पहले रिकॉर्ड कहाँ होती है, वो अधिकेंद्र पर, यानी उद्गम केंद्र के निकटतम स्थान कौन सा होता है, अधिकेंद्र होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, अधिकेंद्र होगा। इसी तरह क्या कहता है, भूकंप का समय किन तरंगों का उद्भव होता है। तो किन तरंगों का उद्भव होता है, तो भैया आपको भी क्या क्या बताया मैंने, कौन कौन से तरंगे, प्राइमरी वेव्स, सरफेस वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और एल वेव्स। एल वेव्स को क्या कहते हैं, पृष्ठीय तरंगे, सरफेस वेव। तो ये अभी आपको मैंने पढ़ाया यहाँ पे, पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, पीएसएल। ये छत्तीसगढ़ के पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इमेजिन करिए कि एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो एनसीईआरटी के बॉक्स में लिखे हुए कि क्या आप जानते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है, और वो भी पूरा नाम नहीं दिया जा रहा है, पीएसएल लिखा है तो पीएसएल ही पूछ लिया जा रहा है। फिर क्या कहता है, पृथ्वी की सतह पर वह स्थान जो भूकंपी तरंगों को सबसे पहले रिकॉर्ड करता है, अधिकेंद्र करता है, मैंने अभी आपको कराया। फिर क्या कहता है, रिक्टर पैमाने का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने में। फिर क्या कहते हैं, भूकंप की तीव्रता का मापन कहाँ होता है, रिक्टर पैमाने पर होता है, बिल्कुल। फिर रिक्टर पैमाने का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने में। सब सेम क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं लगातार। आगे क्या देखते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है, सिस्मोमीटर का प्रयोग कहाँ होता है, भैया ये भी भूकंप में होता है, ये याद रखेंगे। आगे कहता है, भूकंपी तरंगों के मापन के लिए किसका उपयोग करते हैं, सिस्मोग्राफ का करते हैं। ये चीजें बेसिक चीजें हैं जो मुझे, ये नहीं कि मैं आपको इनको कराने बैठूंगा, आप बताएंगे। क्या कहता है, किस यंत्र का भूकंप तरंगों को मापने में होता है, भैया सिस्मोग्राफ का होता है, सिस्मोग्राफ होता है, सिस्मोग्राम लिखा है, ग्राम नहीं ग्राफ होता है, बी हो गया। तो ये चीजें हो गई जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हो, हमारी सही होनी चाहिए किसी भी हालत में। तो ये चीजें मैंने यहाँ तक आपके साथ कवर की। अब आगे क्या देखते हैं, आगे मिलेगा कि क्या कहता है, विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं, सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुला का क्या एंजल जलप्रपात है। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछागा, और ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं यूपी पीसीएस के एग्जाम में। वहां पे क्या क्वेश्चन सेट किया गया कि एक तरफ जलप्रपात के नाम दिया गया, एक तरफ देश का नाम दे दिया गया, यहाँ पे पूछ लिया गया। तो अब क्या पूछा जा सकता है आपसे कि एंजल जलप्रपात कहाँ है, भैया कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है, बिल्कुल याद होना चाहिए। कहाँ पे है, अगर उसकी जगह भी वेनेजुला लिख दिए तो एग्जैक्ट आंसर होगा कि वेनेजुला में है। उसी तरह से क्या कहता है कि उत्तरी अमेरिका में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित जलप्रपात है, वह नियाग्रा जलप्रपात। ये तो स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि यूएसए और कनाडा की सीमा के बीच में स्थित जलप्रपात का नाम क्या है, तो वह नियाग्रा जलप्रपात है। आगे क्या कहता है कि अफ्रीका में क्या है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर एक जलप्रपात है, उसे विक्टोरिया जलप्रपात कहते हैं। यानी विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है, वो है जाम्बिया और जिम्बाब्वे के सीमा पे। तो ये बिल्कुल याद होना चाहिए। आगे क्या बताते हैं, तो ये वाला बॉक्स आपको हमेशा याद होना चाहिए। 3 बॉक्स मैंने आपको पढ़ाई, क्या आप जानते हैं, वो तीनों आने चाहिए कि वहां से क्वेश्चन पूछे गए और रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने आपको नहीं दिखा कि एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अब आगे हो सकता है कभी ना पूछा जाए, नहीं, एक क्वेश्चन 4-5 एग्जाम में पूछा गया, हो सकता है फिर से रिपीट कर जाए। तो क्या कहते हैं, अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा क्या होता है, दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। अब पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, सैले टूटते हैं। अब वो सैले जब टूटते हैं, और सैल के बारे में मैंने इससे लास्ट चैप्टर में कवर किया, तो सैलों के टूटने की क्रिया क्या कहलाती है, अपक्षय कहलाती है। तो ये चीजें हो गई। अब इसके बाद देखेंगे हम सीधे समुद्री तरंग के बारे में कि समुद्री तरंग जो आती है वो क्या क्या कार्य करती है। तो समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण से क्या होती है, तटीय स्थलाकृतियां बन जाती हैं। भाई समुद्री तरंग है, समुद्र चल रहा है, लहरें आ रही हैं, एक पत्थर अंदर पड़ा है, उस पर टकरा रही है, तो उसकी स्थलाकृति बदल जाएगी, घिस जाएगा पत्थर, कोई नई आकृति बन जाएगी। ये हो गया। फिर क्या कहता है कि समय के साथ क्या होती है, बड़ी और चौड़ी हो जाती है। यानी समुद्री तरंगें जब सैलों से टकराती हैं तो क्या होता है, इनसे दरार बन जाती है। अब वो क्या होता है, समय के साथ बड़ी और चौड़ी हो जाती है, इसको एक समुद्री गुफा नाम दे दिया गया। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। यानी तटीय मेहराब एक ऐसी स्थलाकृति है जिसमें क्या होती है, छत होती है, दीवारें के साइड के लगभग अपर्दन हो चुका होता है। आगे फिर क्या कहता है कि अपर्दन छत को भी तोड़ दो, केवल दीवारें बचे, तो दीवार जैसी जो आकृतियां हैं वो स्टोक होती है, स्टैक होती है। यानी स्टैक के बारे में क्या ध्यान देना है कि स्टैक के बारे में कि उसकी छत नहीं होती है, उसमें क्या होता है, दीवार जैसी एक आकृति होती है। आगे क्या कहते हैं, समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भ्रग कहते हैं। यानी यहाँ से क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया, उम्मीद है कभी नहीं पूछा जाएगा, पर यह चीज मैंने आपको करा दी क्योंकि यहाँ पे 4-5 टर्म दिए हुए हैं। तो कभी ये पूछ सकता है आपसे कि समुद्री तरंग के द्वारा निर्मित आकृतियां कौन कौन सी हैं। तो समुद्री गुफा निर्मित होती है, तटीय मेहराब निर्मित होता है, स्टैक निर्मित होता है और समुद्र भ्रग निर्मित होता है। ये जो आकृतियां हैं किसके द्वारा निर्मित होती है, समुद्री तरंग के द्वारा, इसलिए ये आपको बिल्कुल आनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। आगे क्या कहता है कि रेगिस्तान में पवन अपर्दन तथा निक्षेपण का प्रमुख कारक है। यानी रेगिस्तान में अगर पवन जो है वो अपर्दन और निक्षेपण का क्या एक प्रमुख रोल अदा करती है। फिर क्या कहते हैं
कि जब बालू कण महीनों में हल्के होते हैं तो वायु को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, और ये जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले गए तो एक जगह निक्षेपित हो रहे हैं, एक जगह से अपरदित हो रहे हैं। तो जहाँ पे निक्षेपित होंगे वहां पे क्या होगी, एक स्थलाकृति बनेगी, और जो ऐसे क्षेत्र बने उसे लोएस कहते हैं, लोएस कहते हैं। और जो ऐसे लोएस के मैदान है कहाँ पाए जाते हैं, चीन में पाए जाते हैं। तो लोएस के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, चीन में पाए जाते हैं। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अभी मैंने आपको जलप्रपात के बारे में क्वेश्चन कराया, उसमें मैंने आपको बताया कि कौन सा, नियाग्रा जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात, एंजल जलप्रपात। तो वहां से क्वेश्चन उनकी लोकेशन से पूछा जा सकता है। क्यों? उसकी वजह यह है कि ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पीसीएस के एग्जाम में, अभी हाल के एग्जाम में 2022 में। यहाँ पे भारत के जलप्रपात का नाम दिया गया और उनकी अवस्थिति दी गई। ये क्वेश्चन नहीं करना आपको, ये क्वेश्चन समझना है आपको कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। तो मेरा काम है कि भाई आपको मैं समझा दूं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, हो सका वो 3 जलप्रपात दिए, उनका नाम दे दे, उनकी लोकेशन दे दे, क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फिर क्या कहता है, हुंड्रू प्रपात निर्मित है किस नदी पर? तो वहां पे 3 प्रपात दिए हैं। 3 कौन सा, एंजल जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात और नियाग्रा जलप्रपात। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि तीनों जलप्रपात किस नदी पर बने हुए हैं। तो ये काम आपका है कि आप कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए कराया ताकि आप ये समझ सके कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर नंबर 3 कवर हो जाता है। अब हम देखते क्या है, अब हम बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 की ओर कि चैप्टर नंबर 4 में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। तो हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर नंबर 4 भी इसी वीडियो के साथ कंप्लीट कर लें, ताकि ये जो 7th की एनसीईआरटी इसको हम थोड़ा जल्दी कवर करें। अब क्या है, चैप्टर 4 जो नाम है उसका नाम है वायु। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें कहा गया है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वायुमंडल में फैल करके क्या करती है, पृथ्वी से जो विकिरित ऊष्मा है उसको पृथ्वी पर रोक करके ग्रीन हाउस गैस पैदा करती है। यानी आसमान से बहुत सारी हवा आ रही, गैस आ रही, सूर्यताप आ रहा, सब प्राप्त हो रहा है हमें। अब जो प्राप्त हो रहा है तो क्या होता है, जब सूर्यताप आ रहा है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड फैली हुई है वायुमंडल में क्या करते हैं, सूर्यताप को वापस जाने से रोक लेती है। तो जब विकिरित ऊष्मा को रोक लेगी तो क्या होगी, इससे पृथ्वी पर रोकेगी तो ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव पैदा होगा। अब जो ग्रीन हाउस गैस पैदा हुई, अब इसका अभाव क्या, अगर मान लीजिए ये ग्रीन हाउस गैस पैदा ना होती या फिर जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना होती तो ये लौट जाती। और जब ये लौट जाती तो पृथ्वी ठंडी हो जाती। क्या कहता है कि पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती कि इस पर रहना असंभव होता। तो कभी स्टेटमेंट में क्वेश्चन अगर आपसे बना दिया जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना होती तो पृथ्वी गर्म हो जाती, ठंडी हो जाती, एक जैसी रहती। तो गर्म ना होती बल्कि ठंडी हो जाती, ना तो एक जैसी रहती। तो इसका आंसर होगा ठंडी हो जाती। ये चीज हो गई। आगे क्या कहता है, आगे वायुमंडल के संगठन के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है कि नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी 2 गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। यानी वायुमंडल में जो सबसे ज्यादा गैसें पाई जाती है वो पाई जाती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जैसे नाइट्रोजन कितनी है, 78% है, और ऑक्सीजन 21% है। तो यानी कौन से 2 गैसें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के कितना बनाती हैं, ये बनाती हैं 99%। इसके बाद कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसके बाद पाई जाती है आर्गन, उसके बाद CO2। तो हमारा क्रम क्या होगा, हमारा क्रम होगा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर CO2। और हम गलती क्या कर देते, CO2 को आर्गन से पहले रख देते, ये गलती हो जाती है हमें बार बार। तो ये गलती से बचना है, क्या होगा, आर्गन पहले होगा, CO2 बाद में होगा। आगे क्या, आगे इसमें क्या पाया जाएगा, इसमें भैया धूल कण सब कुछ पाया जाता है। तो ये चीज आपने पता पढ़ा ली है, बहुत पहले पढ़ ली थी कि वायुमंडल में क्या क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, इसके अलावा धूल के कण पाए जाते हैं, हीलियम गैस पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है। तो ये सब चीजें हैं। पर इन 4 का क्रम याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको। क्या कहता है, नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली क्या है, गैस है। बिल्कुल सही बात है। फिर कहता है जब वायु गर्म होती है तो क्या, जब गर्म हो जाएगी कोई चीज तो हल्की हो जाएगी, जब हल्की हो जाएगी तो ऊपर उठ जाएगी। बिल्कुल बेसिक सी चीज है, ठीक है। फिर क्या कहता है, जो पौधे होते हैं वो सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। यानी पौधे जो होते हैं वो उस डायरेक्ट वायु से ही, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसका यूज नहीं कर पाते हैं। तो क्या करते हैं वो, कुछ पौधों में जो कुछ जड़ें होती हैं, उन जड़ों में एक जीवाणु पाया जाता है। वो जीवाणु क्या करता है, यही नाइट्रोजन को लेता है और नाइट्रोजन को पौधों के अनुसार क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, ताकि पौधे उसका यूज कर सकें। ये चीजें हो गई। अब इसके बाद क्या चीजें देखनी, इसके बाद वायुमंडल की संरचना के बारे में बताया गया है। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मैं आपसे बताऊंगा, यहाँ से 50 क्वेश्चन पूछे गए तो भी कम होंगे। 50 से ज्यादा क्वेश्चन सिर्फ इस टॉपिक से पूछे गए हैं। ये क्लास 7th का जो चैप्टर नंबर 4 है और जिसका ये पार्ट हो वायुमंडल की संरचना। सबसे पहली चीज क्या पूछी जाती है यहाँ से कि 5 पढ़ते हैं, टोटल कितनी पढ़ते हैं, 5। अब 5 पढ़ते हो गए, इनका क्रम से पूछ लेता है। क्रम भैया यहाँ पे बना हुआ है। क्रम में क्या है, सबसे नीचे क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, उसके ऊपर मध्य मंडल है, उसके ऊपर बाह्यमंडल है, बाह्यमंडल के ऊपर बहिर्मंडल है। तो ये टोटल 5 मंडल हो गए। अब इनकी लंबाई पूछ ली गई है कई बार। अब देखते हैं 4-5 मंडल आपको बता दें, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल, ठीक है। आगे क्या देखते हैं, आगे जैसे इसमें वायुमंडल को कहीं कहीं आयन मंडल लिखा हुआ मिलेगा। तो ये चीजें हैं जो मैं आपको डिस्कस कर लूंगा पढ़ाते हुए। फिर क्षोभ मंडल के बारे में अगर हम पढ़ें तो क्षोभ मंडल के बारे में क्या कहा गया है कि वायुमंडल की क्या है, सबसे महत्वपूर्ण परत है। क्यों सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मौसम से संबंधित घटनाएं घटती हैं वो इसी क्षोभ मंडल में घटती हैं। यानी क्षोभ मंडल की लंबाई औसत कितनी ऊंचाई है, 13 किलोमीटर। यानी 13 किलोमीटर की हाइट तक अगर हम जाएंगे एवरेज, तो क्या होगी, क्षोभ मंडल की
क्षोभ मंडल पाया जाएगा। फिर क्या कहता है, मौसम संबंधी लगभग सभी घटनाएं क्या होती हैं, इसी में होती है, जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण, ये सब क्षोभ मंडल के अंदर होता है। फिर समताप मंडल की बात करते हैं तो क्षोभ मंडल के ऊपर पाई जाएगी और लगभग 50 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। यानी जो क्षोभ मंडल है वो 13 किलोमीटर तक, समताप मंडल 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। फिर क्या बताता है कि ये मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है भैया, जो कि ये मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त है, इसीलिए क्या है, यहाँ की परिस्थितियां क्या है, हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श हैं। क्योंकि आदर्श क्यों है, अगर पूछे हवाई जहाज किस परत में उड़ता है तो भैया समताप मंडल में उड़ता है। क्यों उड़ता है, क्योंकि वहां क्या है, मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। ये चीजें हो गई। फिर क्या कहता है, इसी समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, तो ओजोन परत कहाँ पाई जाएगी, समताप मंडल में पाई जाएगी। इसकी हाइट 50 किलोमीटर तक। फिर बात आ गई मध्य मंडल की। मध्य मंडल के बारे में क्या पढ़ना है कि ये समताप मंडल के ठीक ऊपर है और लगभग 80 किलोमीटर तक है। यानी एक हो गया था 13 किलोमीटर तक, फिर 50, फिर 80 किलोमीटर तक हो गया। अब क्या कहता है, जो मध्य मंडल है, जो उल्कापिंड आते हैं वो उल्कापिंड इसी परत में आकर के क्या होते हैं, जल जाते हैं। तो अगर उल्कापिंड कोई अंतरिक्ष से आ रहा हो तो क्या करेगा, मध्य मंडल में आकर के जल जाएगा। तो अगर कभी पूछ ले कि उल्कापिंड, मान लीजिए अंतरिक्ष से एक उल्कापिंड आ रहा है और वो कितने किलोमीटर पहले पृथ्वी से जल जाएगा, तो लगभग 80 किलोमीटर पहले ही जल जाएगा। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, वायुमंडल, सॉरी 80 नहीं, 50 किलोमीटर के पार जल जाएगा, क्योंकि 50 किलोमीटर तो समताप मंडल है ही। अब 50 से लेके 80 के बीच में क्या है, मध्य मंडल है, तो 80 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में जल जाएगा। अब वायुमंडल के बारे में क्या कहता है, यहाँ पे अगर बढ़ती ऊंचाई के साथ क्या होता है, तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। यानी नॉर्मली क्या होता है, अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो तापमान घटता जाता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, आयन मंडल में या बाह्य मंडल में यहाँ पे ये चीजें घट रही है कि अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो तापमान भी बढ़ रहा है। और कहा क्या जा रहा है कि 400 किलोमीटर तक क्या है, ये फैला हुआ है। और रेडियो संचार का परत, जो रेडियो संचार के लिए किस परत का उपयोग किया जाता है, तो इसी बाह्य मंडल का उपयोग किया जाता है। तो ये चीज होगा। अब इसके बाद बचेगा एक मंडल, जिसे हम कहेंगे बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में क्या बताया गया कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी मंडल जो हल्की गैसें होती है, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, वो यहीं पर पाई जाती है। अब ये तो चीजें मैंने आपको पढ़ा दी। अब यहाँ से मैं देखना हूँ क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हैं। जैसे सीधा क्वेश्चन क्या पूछा गया कि पृथ्वी की सतह से दूरी के अनुसार क्या करना है, बढ़ते क्रम में लगा देना है। अब ये भैया स्फीयर दिए हुए हैं, 4 मंडल के नाम दे दिए गए हैं, इनको क्रम से पूछ रहा है। तो सबसे ऊपर ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर के बाद कौन सा आएगा भैया, स्ट्रेटोस्फीयर, यानी ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल, फिर आएगा समताप मंडल, फिर कौन सा आएगा, इसके बाद आ जाएगा आपका मेसोस्फीयर यानी मध्य मंडल, सबसे नीचे बाद में थर्मोस्फीयर आ जाएगा। तो ये क्रम है, ये आपको आना चाहिए, ये मैंने अभी आपको कराया। फिर क्या क्वेश्चन पूछा गया, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श क्यों माना जाता है। अभी आपको पता है भैया, क्योंकि हम मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। तो डी ऑप्शन क्या कह रहा है, इस परत में बादल और अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती, बिल्कुल सही बात। फिर क्या कहता है, संचार उपग्रह किसमें होता है, संचार उपग्रह अभी आपको मैंने बताया बहिर्मंडल में होता है, वायुमंडल में क्या होता है, संचार उपग्रह होता है, बिल्कुल सही बात। डायरेक्ट एनसीईआरटी से सारे सवाल हैं। अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कहाँ से, अभी आपको पढ़ा है जस्ट 2 मिनट पहले, ये हो गया। फिर क्या कहते हैं, ओजोन परत किसमें है भैया, अभी आपको पढ़ा है समताप मंडल में है। फिर क्या बताया, मौसमी गतिविधियां जो है किस मंडल में होती हैं, तो भैया क्षोभ मंडल में होती हैं, अभी बताया आपको। तो ये चीजें मैंने आपको अभी एनसीईआरटी में तुरंत कराई हैं, एकदम ऑन द स्पॉट। कुछ चीजें और करा देता हूँ, जैसे समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है, तो भैया कार्य क्या है, कार्य भूतल पर पराबैंगनी किरणों को नहीं आने देना। अब ये भी कहेंगे आपकी, ये तो नहीं पढ़ाया मैंने, पर जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो वहाँ पे एक चीज कराई, आपने उसको अगर ध्यान से देखा होगा तो आपकी समझ में आ रहा होगा कि मैंने समताप मंडल जब कराया तो यहाँ पे क्या कराया कि इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है। यह परत क्या करती है, सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों को हमारी रक्षा करती है। तो सेम वही चीज पूछ ली गई है, ठीक है। फिर क्या बनाती है, फिर क्या कहता है कि जो ओजोन परत होती है, ये बताती है, क्या बताती है कि पृथ्वी सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत तो है, यही ओजोन परत की बात करता है। क्योंकि 13 किलोमीटर तक तो क्षोभ मंडल है, तो 13 के बाद ही होगा, तो यानी 13 के बाद 15 होगा, तो 15 से ऊपर ही होगा, यानी 15 की बात कर लिया गया। फिर क्या कहता है, बेतार संचार उपग्रह किस परिवर्तित किया जाता है, तो भाई सब आयन मंडल की बात है। ये चीजें हो गई। आगे क्या देखते हैं, इसके बाद कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे यहाँ पे पूछे गए, क्या पूछा गया, समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य बता दिया आपको, ओजोन परत बताती है, ये भी आपको पढ़ा दिया। बेतार संचार उपग्रह बता दिया, कौन सी दूर संचार प्रणाली में उपयोग होता है आपको बता दिया, आयन मंडल का उपयोग होता है। तो ये सारी चीजें मैंने क्या करा ली। जैसे ओजोन परत की ऊंचाई पूछ लिया कितनी है, तो ओजोन परत की ऊंचाई भैया 15 किलोमीटर नहीं 13 किलोमीटर के बाद ही होगी, तो 13 के बाद क्या आएगा, 15 आएगा, 15 के हो सकती है। तो ये चीजें मैंने आपको करा दी। जैसे यहाँ पे रेडियो तरंग के लिए क्या पूछा, विक्षेपण के लिए कौन से वायुमंडल परत उत्तरदायी है, तो आयन मंडल है। तो ये चीजें आपको करा दी मैंने। अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप करने की बेहतर स्थिति में होंगे। अब जैसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि वायुमंडल में कई प्रकार की गैसों का क्या मिश्रण है, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है, तो अभी बताया सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, 99% गैसें जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक है, बेसिक से सवाल है। अब ये सवाल सोचिए आपसे पूछा जा रहा है। अब पृथ्वी के ये देखो, यहाँ पे क्या पूछ लिया, क्रम पूछ लिया। ये जो आईएएस के एग्जाम में क्रम पूछ लेता है वायुमंडल का कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। नहीं, गलत बात, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ये सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
ये चीज़ें हो गई, बहुत बेसिक सी चीज़ें जो आपसे पूछी गई हैं उनकी चर्चा में कर लिया। अब मौसम एवं जलवायु जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी बात करते हैं। क्या बताया जो मौसम होता है ये क्या होता है, वायुमंडल के प्रत्येक घंटे और दिन या प्रतिदिन की स्थिति होती है। यानी मौसम क्या होता है, ये हर घंटे हर दिन ये बदलता रहता है। फिर क्या बताता है कि जो आर्द्र एवं गर्म मौसम होता है वो किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। ठीक है, तो अगर गर्म मौसम यानी चिपचिपी गर्मी जब होती है तो हम क्या होता है, चिड़चिड़ा नहीं हो जाता कि बार बार शरीर छुओगे इसे अपना टच करो तो कहता है चिपचिप चिपचिप करता है। तो ये चीजें हो गई। आगे कहता है तापमान के बारे में बताया गया। क्या बताया गया कि वायुमंडल का जो तापमान है केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। बिल्कुल सही बात है, बदलता है। यहाँ पे ग्रंथ के नाम दिए, जैसे तापमापी क्या था, तापमान मापता है। वायुदाम मापता है। वर्षा मापी वर्षा की मात्रा मापेगा। वात दिग्दर्शी पवन की दिशा बताता है। आगे क्या बताएगा कि आपतन क्या है, महत्वपूर्ण कारक है। किसका कारक है, तापमान के वितरण का। ये क्या करता है कि सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है उसे पृथ्वी पर रोक लेता है, उसे आपतन कहते हैं। तो आपतन या सूर्यतप एक ही चीज होते हैं। तो आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्या होगी, घटेगी। भाई सूर्यतप की मात्रा अगर बात कर रहा है तो सबसे ज्यादा भूमध्य रेखा पर, उसके बाद जिधर भी जाएंगे आप तो घटती जाएगी। ये चीजें हो गई। अब इसके बाद कौन सी चीजें हैं जो मुझे देखनी, जैसे कि जो तापमान मापने की इकाई है सेल्सियस, इसका आविष्कार किसने किया, तो एंडर्स सेल्सियस ने किया। ठीक है। एसोफेल्ट से क्या बनती है, सड़कें बनती है। लिखा है एसोफेल्ट से बनी सड़कें। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2024 में पूछा गया। वहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस किस पदार्थ का यूज सड़क बनाने में होता है। वहां पे एक टर्म दिया था एसोफेल्ट। एसोफेल्ट, ये एसोफेल्ट शब्द यहीं से उठाया गया क्लास 7th की एनसीईआरटी से, और इस एसोफेल्ट का जिक्र वहां पे किया गया। वहां पे 4-5 ऑप्शन और दिए गए, तो उसमें से कौन कौन से शब्द छांटने थे। तो ये एसोफेल्ट का यूज कहाँ होता है, सड़क बनाने में होता है। आप बिल्कुल याद रखिएगा। आगे क्या कहता है कि चांद पर वायु नहीं है अतः वहां वायुदाब भी नहीं। बिल्कुल सही बात है भाई, नहीं है। तभी तो जो चंद्रमा पे जाता है अपनी ऑक्सीजन लेके जाता है, उसी प्रकार के विशेष वस्त्र पहनता है। आगे क्या कहता है कि वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर क्या होता है, दाब तेजी से गिरने लगता है। सही बात है, अगर ऊपर बढ़ेंगे तो अब दाब गिरेगा। क्यों गिरेगा, क्योंकि आप अगर नीचे हैं तो आपके ऊपर बहुत सारी वायु दाब लगा रही है। जब आप ऊपर जा रहे हैं तो उतना ही वायु कम होती जा रही है, तो आपके ऊपर दाब भी तो घटता जा रहा है। आगे क्या कहता है कि अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु क्या होती है, गर्म होकर ऊपर उठती है और निम्न दाब क्षेत्रों में बैठ जाती है। बिल्कुल बेसिक सी चीज है। फिर क्या कहता है, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर क्या होती है, वायु जब गति करती है तो उसको हम पवन कहते हैं। बिल्कुल सही बात, कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ तक। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछी गई, ये जो डायग्राम दिया गया है यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जो सनातन पछुआ पवने हैं वे कितने डिग्री अक्षांशों के बीच चलते हैं, तो 35 डिग्री दक्षिणी से 60 डिग्री दक्षिणी के बीच में चलती हैं। बिल्कुल सही बात है, याद होनी चाहिए आपको हर हाल में। अगला क्या पूछेगा, पूछेगा व्यापारिक पौने कहाँ होते हैं, तो कर्क रेखा से, यानी कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच में कौन से पौने चलते हैं, तो व्यापारिक पौने चलती हैं। अब उत्तर पूर्वी चलेंगे तो उत्तरी अक्षांश में, दक्षिण पूर्वी दक्षिणी अक्षांश में, दक्षिणी गोलार्ध में, सॉरी, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। पर क्या याद रखना कि जो व्यापारिक पौने हुए कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में चलती हैं, ये याद होना चाहिए। आगे एक चर्चा की गई उपोष्ण उच्च दाब हार्स अक्षांश, ये किसके बीच में है, तो 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में हार्स अक्षांश है। अब ये क्वेश्चन एक पूछा गया हार्स अक्षांश के बारे में, जैसे क्या कहा कि हार्स अक्षांश निम्न दाब कटिबंध है। ये क्वेश्चन पूछा गया भैया, हार्स अक्षांश। अब हार्स अक्षांश की चर्चा यहाँ पे है। अब हार्स अक्षांश कह रहा है निम्न दाब का कटिबंध है, तो बिल्कुल गलत बात कह रहा है। क्योंकि भैया देखिए, आप साफ साफ देखिएगा कि ये जो हार्स अक्षांश है, यहाँ से पवनें इधर चल रही हैं, तो जब पवनें इसी तरफ से चलेंगी तो ये जो उच्च अक्षांश होता है, पवनें उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर चलती हैं। तो जब पवनें इस तरफ चल रही हैं तो क्या हुआ, जब पवनें इधर चल रही हैं तो ये उच्च अक्षांश हुआ, ना कि निम्न अक्षांश हुआ। तो आप पहला ऑप्शन आराम से काट पाएंगे। ये क्वेश्चन सोचिए अब आईएएस के एग्जाम में पूछा जाता है, जहां आप दूसरा स्टेटमेंट काट के ऑप्शन ए टिक कर सकते हैं। तो ये क्लास 7th की एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट है। अब हो सकता है इसमें कभी आप पूछ ले सनातन पछुआ पौने कितने डिग्री अक्षांश के बीच, बिल्कुल पूछ सकता है आपसे। तो ये चीजें हैं। आगे क्या बताएंगे, आगे बताएंगे कि स्थानीय पवनें क्या होती है, ये किसी एक छोटे क्षेत्र या वर्ष में किसी विशेष समय में चलती है। जैसे भारत में लू चलती है गर्मियों में, तो स्थानीय पवन होती है। अब जो मौसमी पवन होती है वो क्या करती है, ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती है। जो स्थायी पवन होती है वो क्या करती हैं, वो व्यापारिक, जैसे व्यापारिक व्यापारिक पवनें कौन कौन से, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में, तो ये स्थायी पवन है। ये वर्ष भर लगातार एक निश्चित डायरेक्शन में ही चलेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं देखने को आप पाएंगे। तो ये चीजें हो गई। अब इसके बाद आर्द्रता के बारे में कुछ चीज दी है। जैसे क्या कहा गया है कि जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बनता है। सही बात है भाई, जब जल वाष्पित होगा तो जलवाष्प बनेगा। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता क्या है, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा है। ठीक है। आगे क्या कहेगा, आगे कहता है कि जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो हम उसे आर्द्र दिन कहते हैं। ठीक है, ये चीज बता दी इन्होंने। अब इसके बाद इन्होंने जब पूछ लिया है, क्वेश्चन पूछा कि ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा या ह्यूमिड हीट का अनुभव होता है जब मौसम क्या होता है, अपक्व होता है, तीक्ष्ण होता है, झुलसाने वाला होता है, कि मगी होता है, उमस वाला। जब उमस होती है तभी तो आर्द्रता की हमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है भाई। जब चिपचिप वाली गर्मी होती है तो हम क्या कहते हैं, बहुत उमस है आज, तो वो चीज हो गई। इसी के साथ ये वाला टॉपिक हमारा कवर होता है। इस टॉपिक से मैंने सारे क्वेश्चन आपके साथ कर लिए जो जो पूछे गए थे। तो अब इसके बाद क्या बचा, जैसे इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो जो पूछा गया हो मैं ना बताया हूँ आपको, तो सारी चीजें मैंने कवर कर लिया आपके साथ, सारे क्वेश्चंस कर लिए। तो थैंक यू दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैं एनसीईआरटी की सीरीज करा रहा हूँ आप ये अच्छे से समझ पा रहे होंगे और आप ये भी कवर कर पा रहे होंगे कौन सी चीज़ पूछी जा रही है कौन सी नहीं। तो एनसीईआरटी पढ़ते समय आप ये समझ पा रहे हैं, इस चीज़ पे हमें फोकस करना है, ये चीज़ हमें छोड़ देनी है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।